हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि किस तरह से हम किंगडम से लेके कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचे, किस तरह से हम कॉलोनी से लेके डोमिनियन तक पहुंचे। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम डोमिनियन होते हुए फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और फिर हम एक प्रॉपर फ्रीडम तक पहुंचे जहां पे हम सॉवरेन हो गए। इसके पहले हमारे लिए कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे थे और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, एक ऐसा जीता जागता डॉक्यूमेंट बनाना जो हमेशा एक गाइडिंग प्रिंसिपल रहेगा, एक गाइडिंग लाइंस रहेगा किस तरह से हमारी सोसाइटी को एग्जिस्ट करना चाहिए, जिसमें फंडामेंटल राइट्स भी होंगे, जिसमें सरकार के लिए निर्देश भी होंगे और जिसमें सरकार के लिए उनकी पावर को कंट्रोल करने के लिए कुछ सिटीजन के राइट्स भी होंगे। तो हम इतना अच्छा डॉक्यूमेंट और इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ये पावर किन लोगों के हाथ में देते। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने के लिए हमें इन लोगों को डिसाइड करना था। अब अगर ये लोग गलत डिसाइड हो जाते तो मैं और आप आज एक गलत कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होते। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है और दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किन लोगों को भेजा। क्या वो डायरेक्टली इलेक्टेड थे, क्या उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया, क्या कुछ लोगों को अपॉइंट किया गया था, और वो कौन से लोग थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उसके पहले हम इसका बैकड्रॉप समझते हैं कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहली बार जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो दिया था एम एन रॉय ने, और ये क्वेश्चन आपके एलाइड में, एनटी में और बहुत सारे डिफेंस एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था। एम एन रॉय ने दिया था 1934 में। अच्छा, ये आइडिया देने के बाद इस आइडिया ने बहुत जोर पकड़ा और 1935 में कांग्रेस ने भी डिमांड कर दी ऑफिशियल कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मौका दिया जाए। अब 1935 में आ गया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उस एक्ट के अंडर मिल गई जो आपके प्रोविंसेस थे उनको ऑटोनॉमी मिल गई। इलेक्शंस हुए, बहुत इलेक्शंस में मेजोरिटी में कांग्रेस जीत के आई। अब जब इतनी सारी सीट्स पे कांग्रेस जीत के आई और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया चल रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में एक डिक्लेरेशन की कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए और जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो प्रॉपरली इंडियन से बनी होगी, प्लस वो जो भी डिसीजन लेगी वो एक विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के डिसीजन लेगी, यानी वो एक सॉवरेन बॉडी होगी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी। दूसरी मांग क्या थी कि वो जो बॉडी है वो इलेक्ट की जाएगी, वो अपॉइंट नहीं होगी, यानी एक वो अडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड होगी, वो बॉडी टोटली इलेक्टेड होगी। और इसी तरह की डिमांड जो है नेहरू के बोलने पे, नेहरू के डिक्लेरेशन के बाद जितनी भी सीट्स पे कांग्रेस थी वहां से अपनी अपनी प्रोविंसेस जो असेंबलीज थी वहां पे ये डॉक्यूमेंट्स पास किए गए, कुछ रेजोल्यूशंस पास किए गए कि हमें जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको बनाने का मौका दिया जाए। इसी टाइम पे हो जाती है आपकी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू, और उस टाइम पे इंडिया को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि हाँ ठीक है, आपको आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मौका मिलेगा ताकि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम कर पाए। तो उसी टाइम पे आता है आपका इसके बाद आपका जो है अगस्त ऑफर आ जाता है। अगस्त ऑफर को फॉर्मलाइज करने के लिए आपका क्रिप्स मिशन आता है, जो कि ऑलमोस्ट क्या मतलब कंप्लीटली रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि हम एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाएंगे, हमें 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज चाहिए और 2 ही हमें सेपरेट ऑटोनोमस स्टेट्स चाहिए। ये मुस्लिम लीग की डिमांड थी, इसलिए क्रिप्स मिशन हो गया फेल। अब वॉर खत्म हो जाने के बाद आपका जो है गवर्नमेंट चेंज की वजह से वहां पे सरकार बदल जाती है और कुछ सरकारें इंडिया के पक्ष में थी, कुछ सरकारें इंडिया के पक्ष में नहीं थी। अब जो सरकार आती है वो इंडिया के पक्ष में थी, थोड़ी बहुत सिंपैथेटिक थी। तो वो एक कैबिनेट मिशन प्लान भेजते हैं, जिनको हमने पिछली वीडियोस में देखा है। अगर आपको उसको डिटेल से पढ़ना था आप पिछली वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुशक्कतों के बाद कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाते हैं और वहां से शुरुआत होती है, वहां पे एक शुरुआत होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने की। तो बड़ी मुश्किल से ये दोनों पार्टीज जो हैं एक सिरे पे आती हैं, एक सतह पे आके मान जाती है कि हाँ अब हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे।
लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है और वैसे जैसे उनकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, जैसे ही उनकी पहली बैठक होती है वैसे ही मुस्लिम लीग वहां से बैकआउट कर जाती है और मुस्लिम लीग जो है वो उनको छोड़ के चली जाती है। अब इसलिए इसको जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसकी कॉम्पोजिशन किस तरह से थी और आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने उसको क्या पावर्स दी, आइए थोड़ा सा उसको समझते। अब कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला कि आपका जो कॉम्पोजिशन है वो कैसा रहेगा। तो कैबिनेट मिशन प्लान बोलता है कि आपको 389 सीट्स दी जाएंगी। अब याद रखिए कि अभी आपका इंडिपेंडेंस एक्ट आया नहीं है, ये कैबिनेट मिशन प्लान की बात हो रही है जो कि 1946 में चला हुआ है 9 दिसंबर को। अभी ना इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है ना इंडिपेंडेंस एक्ट आया है, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अभी जो कैबिनेट मिशन प्लान है वो आपको एक कॉम्पोजिशन दे रहा है कि इस तरह से आप एक कैबिनेट मिशन प्लान जो है इस तरह से आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि उसने कहा कि आपकी कॉम्पोजिशन जो होगी उसमें क्या होगा कि आपको 389 सीट्स दी जाएंगी। टोटल सीट्स की जो नंबर था वो था 389। अब वैसे नॉर्मली ये फैक्ट इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं, लेकिन अगर आप एचएस का पेपर दे रहे हैं तो आपने देखा होगा कि 2021 के पेपर में टोटली बहुत ज्यादा फैक्चुअल वो पेपर था और स्टेटमेंट्स भी दी हुई थी, तो सारी की सारी स्टेटमेंट जो थी फैक्चुअल थी। इसलिए आपको कुछ कुछ फैक्ट्स जो है वो याद रखने हैं, वो मैं आपको वीडियो में बता दूं। तो 389 सीट्स थी, उसमें से बोला गया कि आपकी जो 296 सीट्स होंगी वो आपकी प्रोविंसेस की सीट्स होंगी और 93 सीट्स जो होंगी वो प्रिंसली स्टेट्स की सीट होंगी। यानी 296 जो है वो प्रोविंसेस की होगी। अब प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स में डिफरेंस सिर्फ इतना ही था कि प्रोविंसेस जो थे वो डायरेक्टली ब्रिटिश उस पर रूल कर रहे थे और प्रिंसली स्टेट में रूल ब्रिटिश ही कर रहे थे लेकिन एक प्रिंस के थ्रू, तो वो इनडायरेक्ट रूल था। तो 296 सीट्स प्रोविंसेस को, 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स। अब ये जो प्रोविंसेस थे इसमें भी दो तरह के डिवीजन थे। एक जो था वो था आपके जो गवर्नर प्रोविंसेस थे, टोटल 11 प्रोविंसेस थे जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। 292 सीट्स दी गई इन 11 गवर्नर प्रोविंसेस को और 4 सीट्स दी गई चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। अब ये पूरे के पूरे आपको याद करने जरूरी नहीं है, सिर्फ अगर आप ये 4 कमिश्नर प्रोविंसेस को याद कर लें वो काफी है। और 93 सीट्स जो थी वो दी गई प्रिंसली स्टेट्स को। अब आगे चलते हैं। इसके बाद एक और चीज कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा कि आपकी जो सीट्स होंगी वो किस तरह से डिवाइड की जाएंगी कि पर मिलियन पे एक सीट आपको मिलेगी। यानी किसी एरिया में अगर 10 लाख लोग हैं तो वहां पे एक सीट दी जाएगी और एक सीट आपकी वो असेंबली में जाके 10 लाख लोगों में से एक बंदा बैठ सकता है। इसी तरह से अगर 50 लाख लोग होंगे तो 5 सीट्स आपको मिल जाएंगी। तो पॉपुलेशन बेस्ड जो था ये आपका सीट्स का डिवीजन हुआ और इसी तरह से आज भी हमारा डिवीजन होता है पॉपुलेशन के बेस पे। हर स्टेट की सीट्स अलग अलग है। जैसे आप अगर यूपी और गोवा में कंपैरिजन करेंगे तो यूपी की सीट्स जो है वो बहुत ज्यादा है, एक एरिया की वजह से भी और दूसरा वहां पॉपुलेशन ज्यादा है। अब ये जो सीट्स मेनली ये जो सीट्स थी इनको डिवाइड किन में किया गया कि 3 हिस्सों में उनको डिवाइड किया गया कि एक तो मुस्लिम्स की सीट्स होंगी, एक सिख्स की सीट्स होंगी और एक जनरल की सीट्स होंगी। अब मुस्लिम और सिख को छोड़ के बाकी जितने भी धर्म बच गए वो सारे जनरल में काउंट हुए थे। एक और चीज जो यहाँ पे एक्चुअली कांग्रेस की धारा के मतलब उनकी जो सोच थी उसके अगेंस्ट ये हुई कि ये जो बॉडी यहां बन रही थी, दिस बॉडी वॉज नॉट इंटायरली इलेक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी। ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, दिस बॉडी वॉज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। इसका मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में देखने में मिल सकती है और इस साल भी इस चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन आपके एचएस के एग्जाम में देखने को मिल सके हैं, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो या फिर नॉर्मल क्वेश्चंस हो। तो दिस बॉडी वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, इसका मतलब क्या था कि आपके जो प्रोविंसेस थे और जो आपकी प्रिंसली स्टेट्स थी, अब जो प्रिंसली स्टेट्स थी उसमें इनको जो 93 सीट्स दी गई थी वो सारे जो सीट्स हैं उन पे कौन लोग आएंगे? उन पे वो लोग आएंगे जिनको वहां का जो प्रिंस है वो नॉमिनेट करेगा, यानी चुन के भेजेगा कि हाँ भाई तू जा और तू नहीं जाएगा तू जा। तो नॉमिनेट करके प्रिंस भेज रहा है।
तो वो इलेक्शन तो हुआ नहीं, सिर्फ उसको उसने नाम लिया और भेज दिया, रिकमेंड किया और भेज दिया। तो प्रिंसी स्टेट्स में तो ये हो रहा था। हाँ, प्रोविंसेस में आपका इलेक्शंस चल रहे थे, डायरेक्ट इलेक्शंस चल रहे थे। वो किस तरह से? प्रोविंसेस में बोला गया कि जो भी, मान लीजिए एक सीट है जिसपे कि एक सिख खड़ा हुआ है, तो उस सीट पे एक प्रोविंस में मान लीजिए एक सीट है सिख की, ठीक है। तो इस एक सीट के लिए इस प्रोविंशियल जो असेंबली है उसमें जितने सिख मेंबर्स हैं सिर्फ वही वोट करेंगे। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि ये जो ऑलरेडी यहाँ पे प्रोविंसेस में जो मेंबर्स थे, जो प्रोविंशियल असेंबलीज में मेंबर थे, वो खुद इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। वो खुद बहुत ही कम फ्रेंचाइज पे इलेक्ट हुए लोग थे। फ्रेंचाइज माने वोटिंग राइट्स। उस टाइम पे वोटिंग राइट्स किसको मिलते थे? जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी थी, या जो बड़ा टैक्स पे करते थे, या जो बड़े लैंड होल्डर्स, यानी बहुत ही कम लोगों के पास, क्योंकि उस टाइम इलिटरेसी कम नहीं हो रही थी, सिर्फ बढ़ रही थी। हालांकि ब्रिटिशर्स एजुकेशन पे खर्चा कर रहे थे, लेकिन इलिटरेसी जो थी वो लगातार बढ़ी रही थी। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के पास वोटिंग राइट्स थे नहीं। तो ये होता है। यहाँ पे तो नॉमिनेट हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन उन लोगों के द्वारा जो खुद ही बहुत ही कम वोटिंग राइट्स के थ्रू वहां पे असेंबलीज में पहुंचे। और वो भी इस तरह से कि अगर एक कैटेगरी तो उसके लिए उस असेंबली में से सिर्फ उसी कैटेगरी वाले लोग वोट करेंगे। तो ये एक तरह का सेपरेट इलेक्टोरल टाइप सिस्टम यहाँ पे भी बन गया था। अब ये दोनों चीजें जो थी, ये कांग्रेस की जो सोच थी उस टाइम पे उसके अगेंस्ट थी, बट उनको ऐसा करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस को दोनों को एडजस्ट करना था। अभी भी ध्यान रखिए, अभी भी आजादी हुई नहीं है, ये आजादी के पहले की बातें चल रही। तो यहाँ पे इस तरह से आपकी कॉम्पोजिशन जो थी वो सामने आती है देखने में आपको। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या महात्मा गांधी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे या नहीं? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर सीधा पता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि गांधी वॉज एन इंपॉर्टेंट लीडर, तो उनका तो असेंबली में होना बनता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। महात्मा गांधी वॉज एक्चुअली नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों यहां तक हमने पढ़ी कि किस तरह से जो है आपकी कॉम्पोजिशन बनती है, किस तरह से आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम होती है। अब इसके बाद क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करती है, उसको हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। उसके पहले अगर हम एक दो कंसेप्ट इसके और समझ लें तो वो ये है कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है उसमें आपके जो पहले प्रोविजनल प्रेसिडेंट है, इस वीडियो और आपके जो इसमें जो पहले प्रोविजनल प्रेसिडेंट है उनको चुना जाता है। और इस टाइम पे प्रोविजनल प्रेसिडेंट चुनने का सिर्फ एक ही मतलब था कि जो आने वाले प्रेसिडेंट है वो उनका चुनाव करवा सके। तो पहले आपके प्रोविजनल प्रेसिडेंट जो चुने जाते हैं वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और फिर बाद में जो आपके प्रॉपर परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे वो चुने जाते हैं, वो आप सबको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। इसी के साथ साथ दो आपके वाइस प्रेसिडेंट भी चुने जाते हैं। दो वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। नॉर्मली एक ही वाइस प्रेसिडेंट होता है, पर यहाँ पे दो वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो वो दो वाइस प्रेसिडेंट थे एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णरामाचारी। दोस्तों यहां तक हमने कुछ फैक्ट्स पढ़े, कुछ कंसेप्ट्स पढ़े और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने तक का सफर हमने अच्छे से समझा। आने वाली वीडियोज में हम इसके आगे वाले कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि कैसी इसकी वर्किंग रही और किस तरह से ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है और बी आर अम्बेडकर जी का क्या रोल होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपका कोई डाउट, कोई भी सुझाव हो, आप उसको कमेंट सेक्शन में डालें, हम उसका जल्दी से जल्दी उत्तर देने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।